तो डाल्टन ने क्या बोला? परमाणु गोलीय होता है, नष्ट नहीं होता, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं और ये एक निश्चित मात्रा में दूसरों के साथ संयोग करता है। थोड़ी सी बात अपन कर रहे हैं अभी ये डाल्टन की, और इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके बिना केमिस्ट्री नहीं होती, और वो है मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अभिधारणा। तो मोल क्या होता है ये आज हम समझने वाले हैं, परंतु उससे पहले थोड़ी सी बात कर लें। तो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत होता है, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या, रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या हम सबसे पहले ये बात कर रहे हैं और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी करेंगे। सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम हमने क्या बताया था? द्रव्यमान संरक्षण नियम कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी बच्चों हमने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारकों का द्रव्यमान हमेशा क्रियाफलों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात भी हमने बताई थी। परंतु तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी। वो बात क्या थी कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो द्रव्यमान प्लस ऊर्जा हमेशा नियत रहते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से। तो हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हमें ये पता है कि जो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न। जब परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं को नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात पदार्थ का द्रव्यमान नियत रहता है। पदार्थ का द्रव्यमान नियत रहता है और यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहली बात हमने यहाँ पे समझी। दूसरा है, सेकंड जो थी वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी पदार्थ किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व जो हैं भारानुसार एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ये स्थिर अनुपात का नियम है। तो इन्होंने बोला परमाणु
ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके रासायनिक गुण जो हैं, रासायनिक गुण सदैव समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। अतः जब भी दो तत्व मिलेंगे, जब भी दो तत्व मिलेंगे, वो समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में ही होंगे। और यही है समान अनुपात का नियम। तो ऐसे हम डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी बात और फिर बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिंपल थी, पढ़ लिया आपने जो भी है, परंतु अब जो हम बात करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होगी। परंतु थोड़ी सी बात एक और कर लें, ये है एवोगैड्रो का नियम। सबसे पहली बात बच्चों, जो एवोगैड्रो का नियम दिया गया है वो गैसों के लिए है। इसे एवोगैड्रो की परिकल्पना भी कहते हैं, इसे एवोगैड्रो की परिकल्पना भी कहते हैं, परिकल्पना। और ये किसके लिए होता है? ये केवल होता है गैसों के लिए। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो की परिकल्पना, और केवल किसके लिए होता है? गैसों के लिए। तो हमने क्या बोला? समान, एवोगैड्रो ने बोला समान ताप व दाब पर, ताप और दाब समान है। गैस को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं बच्चों ताप और दाब। गैस पता सबसे विस्फोटक अवस्था होती है, ठोस बड़ी स्थिर अवस्था होती है। आपको पता है ठोस को जहां रख दिया वहां रखा रहता है, परंतु द्रव थोड़ी सी डायनामिक होती है, वो आप कहीं रख नहीं सकते, बह जाएगा। और गैस, गैस तो कुछ भी करती है। तो उन्होंने क्या बोला कि समान ताप व दाब पर, समान आयतन में, समान आयतन, कोई सी भी गैस हो, समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, गैसों की अणुओं की संख्या भी समान होती है। मतलब गैस वैसे ही बहुत दूर दूर परमाणु रहते हैं, उनके मध्य आपको पता है ठोस ठोस क्यों होते हैं? ईशान भैया तुम बता सकते हो कि ठोस ठोस क्यों होते हैं, द्रव द्रव क्यों होता है और गैस गैस क्यों होती है? बताओ। ठोस में अंतर आणविक बल मजबूत रहता है और द्रव में कम रहता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 100% सही। ठोस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए वो बहुत पास पास और फिक्स रहते हैं, जबकि द्रव में ठोसों से कम होता है और गैसों में तो लगभग नहीं के बराबर होता है। मतलब अंतरा आणविक बल हम लगभग जीरो के बराबर बोल सकते हैं, जीरो नहीं, लगभग जीरो के बराबर कह सकते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि
समान आयतन में गैसों के अणुओं की भी समान ही होगी, क्योंकि कोई सी भी गैस है, अणुओं के मध्य कोई ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगता है, नगण्य लगता है। तो बराबर आयतन की गैस ले लें तो उसमें अणु भी बराबर ही होंगे, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं। तो पता है, तो उन्होंने क्या बोला, समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। यार ये तो ठीक है, अपन या करके यहां लिख सकते हैं कि या गैसों का आयतन उसके, बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई, उसके अणुओं की संख्या या मोल अभी हम पढ़ेंगे, इसलिए मोल पे कोई आपत्ति नहीं करेगा, या मोल के समानुपाती होती है। मोल अणुओं की संख्या बताता है, समानुपाती होती है, मतलब V समानुपाती है N, या V समानुपाती है स्मॉल n को हम बोलते हैं मोल, क्योंकि मोल भी अणुओं की संख्या ही दर्शाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये है आपका एवोगैड्रो की परिकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। इससे एवोगैड्रो ने एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात निकाल के दी है कि गैस का आणविक द्रव्यमान, गैस का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणा बाष्प घनत्व। आपने देखा होगा बच्चों, जो बाष्प बनती हैं, यदि हम पानी उबालें तो बाष्प बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनती, दूसरी तरफ देख सकते हो, परंतु टायर मायर जला दें तो आपने देखा कितनी डेंसर काली एकदम बाष्प बनती है। हर गैस के बाष्प का घनत्व तो अलग अलग होता है, तो बाष्प घनत्व का दुगना कर दें तो वो गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये हमें बताया है एवोगैड्रो ने, इसे स्पेशली हाईलाइट करके आप लोग लिख लेना। और अब हम जो बात करने वाले हैं, अब आपकी 11th की केमिस्ट्री ओरिजिनल शुरू हो रही है। अब है समझने वाली एक एक चीज, और ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे जो आपकी बुक में है उससे, और एक एक चीज समझना, और जहां समझ में नहीं आए वहीं पे तुरंत पूछ लेना बच्चों, बहुत जरूरी है। तो मोल अवधारणा पढ़ना है हमें, परंतु हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। पहली चीज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संख्या, और तीसरी चीज पढ़ेंगे परमाणु भार। इसी को बोलते हैं या परमाणु द्रव्यमान। अब हम फिर एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं बच्चों, बता दो तो बहुत अच्छी बात है। इसे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों चीजें अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो IMP है। क्या तुम हमें भार और द्रव्यमान बता सकते हो कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, लेकिन परमाणु भार होता है द्रव्यमान आगुल्य गुरुत्वीय त्वरण। परमाणु भार एक बार और बताना बेटा, सही बताया तुमने, द्रव्यमान तो परमाणु भार होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल। चलो बिल्कुल सही बात। तो द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ की मात्रा, और भार होता है, अब हम दूसरी चीज लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण
बल, भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा और भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल। हम ये मिटा देंगे, आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है और F इज इक्वल टू एम जी होता है। G का मतलब भी त्वरण होता है, A का मतलब भी त्वरण होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज लिखी, हमने कहा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं, अलग होना चाहिए। तो परमाणु इतना छोटा होता है कि उस पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, बहुत छोटी चीज पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं परमाणु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, अतः इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, नहीं लगता, नगण्य होता है। मतलब F इज इक्वल जो बल जो भार बराबर mg होता है तो g नहीं लगता, गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नगण्य होता, मतलब नहीं लगता, सीधी सी बात है। अतः परमाणु भार बराबर परमाणु द्रव्यमान, मतलब इसमें हम दोनों चीजों को एक ही कह सकते हैं, इसलिए अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन समझना शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हमेशा Z से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक चीज कीमती है 12 क्लास के लिए। आज 12 क्लास को भी हम यही बातें कुछ बताने वाले हैं, 12 क्लास के लिए भी यही बातें हम कुछ करने वाले हैं। परमाणु क्रमांक Z होता है। अपन समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु में मुख्यतः 3 कण होते हैं, वैसे तो 35 कण होते हैं परमाणु, परंतु हम प्रभावित 3 से ही होते हैं। परमाणु में मुख्यतया 3 कण होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं। वैसे कितने कण होते हैं? 37, परंतु हम उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 कणों की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन, इसे अपन ई से प्रदर्शित करेंगे। नंबर 2 होता है प्रोटॉन, इसे अपन स्मॉल p से प्रदर्शित करेंगे। और नंबर 3 होता है न्यूट्रॉन, इसे अपन स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। ये 3 मुख्य कण होते हैं परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे उतना ही धनावेश होता है। मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन पर धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन के धन आवेश के। मतलब जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, ये इतना होता है।
फिजिक्स में पढ़ने वाली चीज है, परंतु यहाँ पे हम ये समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सदैव प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब ऋणावेश बराबर धनावेश। ऋण और धनावेश एक दूसरे के विपरीत आवेश है, तो जब ये बराबर बराबर होंगे तो दोनों आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। इसीलिए परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। रासायनिक अभिक्रियाएं केवल परमाणु के द्वारा होती हैं। केवल परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और परमाणु में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, केवल वो ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोटॉन कभी नहीं लेते। क्योंकि परमाणु के जो बनता है परमाणु, ये विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं में अलग अलग संख्याओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। संख्या हमने भी कुछ भी रखी, समझेंगे। और बीच में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस भाग को हम कहते हैं नाभिक, और ये जो बनाई हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। हिंदी में भी ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, जो हम पढ़ेंगे। परमाणु संरचना में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसे, इसलिए अभी ज्यादा टेंशन मत करो। परंतु इतना समझ लो कि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक के अंदर होते हैं तो नाभिक से प्रोटॉन निकाल नहीं सकते हम। पता, नाभिक सबसे मजबूत और सबसे दमदार चीज होती है। यदि नाभिक से प्रोटॉन निकालेंगे तो नाभिक टूटेगा, और नाभिक टूटने का मतलब बम ब्लास्ट होता है। नाभिक टूटने का मतलब है अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा का उत्सर्जन होना। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो चारों तरफ की चीज पिघल जाती है। इसी को तो बम ब्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलते। निकलेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इन्हें आसानी से निकाल देते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मतलब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करता है, परंतु परमाणु में कौन लड़ता है? परमाणु की तरफ से केवल इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक प्रकार के पदार्थ दूसरे प्रकार के पदार्थों में बदलते हैं, युद्ध होता है, युद्ध। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब युद्ध होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु पर आक्रमण करके उसे अपने साथ या तो जोड़ लेता है, या एक परमाणु दूसरे परमाणु से युद्ध करके उसे तोड़ लेता है। परमाणु नहीं टूटता, अपने से अलग कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार का युद्ध। और युद्ध में परमाणु का हथियार होता है इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन से लड़ता है। इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बन जाता है।
और ये पूरे काम धन और ऋणायन ही करते हैं, जिन्हें हम समझेंगे आगे के चैप्टर में। तो अभी हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि यदि हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम उसकी रासायनिक गुण निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक Z किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो किसी को भी गिन लो, परंतु सही बात तो यह है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगी तो आप रासायनिक गुण निर्धारित कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे अपन आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले, परंतु परमाणु क्रमांक सबको समझ में आ गया है। तो परमाणु क्रमांक का उपयोग हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे अब हम दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं, और वो दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। कुछ चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पता है परमाणु इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या, मतलब सीधी सी बात यह है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग। मतलब द्रव्यमान संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग। ये होती है द्रव्यमान संख्या। और फिर हम तुम्हें बता दें कि इसे हम ए से ही प्रदर्शित करते हैं। तो अब द्रव्यमान संख्या आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमाणु भार। इसी को हम लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। और अजीब सी बात यह है बच्चों कि इसे भी ए से ही प्रदर्शित करते हैं। दो दो चीजों को एक ही चीज से प्रदर्शित क्यों करते हैं, वो बात भी हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है? ये होता है एक अनुपात। क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। परमाणु बहुत छोटा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम तोलेंगे कैसे? तो तोलते नहीं है, हम क्या करते हैं? हम अनुपातिक रूप से जानकारी ले लेते हैं। तो एक अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता है? किसी परमाणु
का द्रव्यमान तथा कार्बन 12, कार्बन शब्द सुना होगा, कार्बन 12, परमाणु भार 12 है इस कार्बन का, समस्थानिक कहलाते हैं। अलग अलग परमाणु भार वाले तत्व होते हैं। तो जो कार्बन 12 है वो एक तत्व है। किसी परमाणु का द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान, भाग का द्रव्यमान 1/12 भाग का द्रव्यमान का अनुपात परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। मतलब परमाणु भार बराबर क्या हुआ? मतलब परमाणु भार बराबर हो गया, परमाणु भार बराबर एक परमाणु का भार, जिसका भी निकालना है, एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 के 1/12 भाग का भार। ये परमाणु भार हो गया। ध्यान से सुनना। तुलना करते हैं किसी आदर्श चीज से, एक आइडियल चीज से। जब हम 11th क्लास में थे बच्चे, तो हम जो परमाणु भार की परिभाषा पढ़ते थे वो लिखते थे किसी परमाणु तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। पहले तुलना कैसे करते थे? हाइड्रोजन से करते थे, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का था, इसलिए हम पहले हाइड्रोजन से तुलना करते थे। परंतु बाद में उन्होंने देखा कि कार्बन 12 का 1/12 भाग आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो फिर उन्होंने कहा ये तो हाइड्रोजन से भी छोटा है, तो इससे उन्होंने तुलना करना शुरू कर दी। तो इसलिए किसी भी परमाणु का भार, एक परमाणु का भार जिसका निकालना उसके एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 के 1/12 भाग का भार, इसे बोलते हैं परमाणु भार। एक अनुपात हो गई। और इसकी इकाई भी होती है, इसकी इकाई होती है AMU या U। आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा AMU। AMU का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या इसे बोलेंगे तो केवल यूनिट बोल देते हैं। AMU से प्रदर्शित करते हैं या केवल U से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये चीजें बहुत जरूरी है पूरी तरीके से समझना। तो एक बात सुनो जरा, 1 AMU का मतलब क्या होगा? मतलब कार्बन 12 के 1/12 भाग का भार, और वो परमाणु का भार भी इतना ही हो, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर 1 AMU आ जाएगा। तो पता है 1 AMU कितना होता है? 1 AMU मतलब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, हिंदी में भी लिखी देते हैं, इसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो 1 AMU बराबर होता है, हम जरा देख के लिखते, 1.603 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU होता है। मतलब कार्बन 12 के 1/12 भाग का भाग इतना होता है, 1.603 दो बार 6 1.6603 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसका एक परमाणु
मतलब कार्बन 12 के 1/12 भाग का भाग इतना होता है। इसका यहां आ गया, उस परमाणु का भी इतना ही हो तो इससे उसे भाग दिया तो 1 AMU आ जाएगा। मतलब 1 AMU मतलब इतने ग्राम होता है। बड़ी काम की चीज है बच्चों, और इससे भी ज्यादा काम की चीज बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम बताया था जो हम पहले भी तुम्हें समझा चुके हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताया था। तो पता है 1 AMU इज इक्वल टू होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। मतलब इतने द्रव्यमान से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है। आप सोच के देखो बच्चों, 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब नीचे एक में 24 जीरो लगेंगी तब इसमें भाग दें। उतना सा द्रव्यमान, ऊर्जा कितनी है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इससे अपन क्या बोलते हैं? इसे हम लिख देते हैं, ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU में इतनी सारी ऊर्जा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब 10⁻6। मिलियन का मतलब एक में 6 जीरो लगना है। आपको पता है मिलियन की बात करते हैं, यदि हम यहाँ पे मिलियन भी बताई दे रहे हैं, मिलियन बराबर 10⁻6, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। हिंदी में पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख होते हैं। इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, इससे इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है एक AMU की। तो आपको अब वो एक प्रश्न आता है हमारे पास कि हमने तो द्रव्यमान संख्या को भी A से ही प्रदर्शित किया है, द्रव्यमान संख्या को भी A से ही प्रदर्शित किया है और परमाणु भार को भी A से ही प्रदर्शित किया है। क्या दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते, दोनों बराबर नहीं होते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कभी दशमलव में नहीं आ सकती, पूर्णांक होंगे। आधा न्यूट्रॉन या आधा प्रोटॉन कभी नहीं मिलता है, परंतु परमाणु भार हमेशा दशमलव में आता है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। हम यहां पे लिख ही देते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर 1.008 और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या, उसके पास केवल एक प्रोटॉन होता है, द्रव्यमान संख्या होती है 1। बच्चों हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाने गुणा भाग करते हैं, ये नहीं लेते। 0.008 बहुत छोटी चीज है, हम हमेशा एक ही लेते हैं। मतलब हम लिखते हैं परमाणु भार परंतु लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। हम लिखते हैं परमाणु भार और लेते हैं द्रव्यमान संख्या, GK VK। ओके, GK VK। तो ये सिंपल सी बात ये है बच्चों कि हम दशमलव में कभी यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हम हमेशा द्रव्यमान संख्या ही यूज करेंगे। लिखेंगे परमाणु भार परंतु यूज करेंगे द्रव्यमान संख्या। GK VK ये हमने यहाँ पे बात की है परमाणु भार की और परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु भार एक अनुपात होता है किसी परमाणु का भार बटे कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार, ये परमाणु भार होता है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो
आपकी केमिस्ट्री का 11 12 दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज समझ गए हैं तो वो पढ़ पाएंगे हम। तो ये हमारे सब बच्चों को समझ में आ गई। तो हम परमाणु भार की जगह हमेशा क्या यूज करते हैं? द्रव्यमान संख्या। और जब कभी बहुत ही छोटे मान की जरूरत होती है तो ये लिख लेते हैं। वैसे तो हम हाइड्रोजन का परमाणु भार हमेशा 1 लिखने वाले हैं। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या हम उपयोग में लाते हैं परमाणु भार की जगह पे। चलो अब आप आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, हिंदी में भी लिखेंगे। इसे बोलते हैं मोल अभिधारणा। इसके बिना केमिस्ट्री नहीं होती है। मोल, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोल, और मोल को हम हमेशा स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों बहुत यूनिक डेफिनेशन जो आप कभी भी नहीं भूलना। मोल, मोल रसायन की, केमिस्ट्री की, मोल रसायन की एक विशिष्ट इकाई होती है, विशिष्ट इकाई होती है जो पदार्थ का द्रव्यमान तथा उसके अवयवी कणों, अवयवी कणों, अवयवी कण कौन हो सकते हैं? अणु या परमाणु। द्रव्यमान भी बताता है और अवयवी कणों की संख्या भी दर्शाता है, की संख्या दर्शाता है। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, मोल गिव्स 2 इंफॉर्मेशन। मतलब मोल्स क्या करेगा? गिव्स 2 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन मिलेंगी हमें मोल से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द्रव्यमान। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? संख्या। दुनिया में ऐसी कोई सी इकाई नहीं है जो द्रव्यमान भी बता दे और संख्या भी बता दे। ऐसी कोई सी यूनिट नहीं होती है जो द्रव्यमान और संख्या दोनों दर्शाती है। आप किलो ले लो, किलोग्राम, तो केवल द्रव्यमान पता लगेगा। आप मीटर ले लो तो केवल लंबाई पता लगेगी, परंतु 1 किलो में कोई चीज कितनी चढ़ रही है ये पता नहीं लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोल ऐसी विशिष्ट इकाई, इसीलिए तो बोला है कि विशिष्ट इकाई होती है, अकेली इकाई है जो द्रव्यमान भी बता देती है और संख्या भी बता देती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान क्या होता है? यदि हम द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमें पता लगता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और यदि अणु हुए तो या ग्राम अणु द्रव्यमान। व्यवहार में ग्राम अणु द्रव्यमान को हम बोलते हैं ग्राम मोलार मास, मोलार मास। ये ज्यादा यूज होता है वर्ड, इसलिए हमने लिख दिया है ग्राम मोलार मास। तो ये चलिए ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ की बात करते हैं आगे की, सुनिए। तो द्रव्यमान
ग्राम परमाणु भार द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान। तो जब परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे ग्राम परमाणु या ग्राम अणुभार कहते हैं। तो इसे ग्राम परमाणु या ग्राम अणुभार कहते हैं। ध्यान से सुन लें और समझ लें। जब परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे ग्राम परमाणु या ग्राम अणुभार कहते हैं। मजाक नहीं है बच्चों। यार परमाणु भार आपको पता है कि परमाणु भार क्या है? परमाणु भार एक अनुपात है। अनुपात को ग्राम में कैसे बदल दें बताओ? उन्होंने कहा कि ईशांत मोहन से दुगना इंटेलिजेंट है। एग्जाम्पल है, ईशांत मोहन से दुगना इंटेलिजेंट है। तो 2 आया तो हम 2 ग्राम बोल दें कि ईशांत मोहन से 2 ग्राम इंटेलिजेंट है। मजाक नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका कौन सा होता है, वो तरीका हम समझेंगे। अभी तो एक चीज और समझ लें कि ये तो ग्राम परमाणु भार की बात हो गई। अब यहां पे जो संख्या मिलती है ना, वो संख्या क्या होती है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में अभी एक मोल कैसे आएगा ये हम समझेंगे। किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं, यदि वो अणु है तो अणुओं, या हमने एक मोल अणु लिए हैं या परमाणु लिए हैं, एक मोल अणुओं या परमाणुओं की संख्या 6.022 into 10⁻23 होती है। आप किसी भी पदार्थ के एक मोल ले लो, किसी भी पदार्थ का एक मोल ले लो, तो उसमें यदि अणु लिए हैं तो अणुओं की संख्या इतनी होगी, और यदि परमाणु लिए हैं तो परमाणुओं की संख्या इतनी होगी। 6.022 into 10⁻23। कई किताबों में 6.023 लिखा है यहाँ पे। तो हम आपकी बुक में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। 6.022 लिखा है, यही लिखा है। तो 6.022 into 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। समझिए ये बात। आप किसी भी पदार्थ का एक मोल ले लो, यदि आपने एक मोल अणु लिए हैं तो अणुओं की संख्या इतनी होगी। यदि आपने एक मोल परमाणु लिए हैं तो परमाणुओं की संख्या इतनी होगी। तो किसी भी पदार्थ में एक मोल अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या है वो इतनी होती है। 6.022 into 10⁻23 होती है। तो हमें संख्या पता लग गई कि हम एक मोल कोई भी पदार्थ लेके आएंगे
तो उसमें परमाणु या अणुओं की संख्या इतनी होगी। और मोल क्या होता है? ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों आपने यहाँ समझी, वो इंपॉर्टेंट बात केवल ये है कि मोल केमिस्ट्री की एक इकाई होती है। आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बताना कि मोल केमिस्ट्री की एक विशिष्ट इकाई होती है जो दो जानकारियां देती है, एक द्रव्यमान और दूसरी संख्या। मोल गिव्स टू इंफॉर्मेशन, एक द्रव्यमान और दूसरी संख्या। संख्या होती है एवोगैड्रो संख्या और द्रव्यमान होता है आणविक ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों ये हमने मोल से आज परिचय प्राप्त किया। आपकी अगली केमिस्ट्री की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम मोल को पूरा समझेंगे, मोल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मोल तो पूरी केमिस्ट्री में होगा, 11th हो या 12th हो। तो पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस देख लें और रेगुलर हो जाएं तो आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। मोल तो समझ नहीं। हाँ ईशान सर एक क्वेश्चन है, पूछो। जैसे मतलब कोई भी पदार्थ का अभियवीकरण परमाणु, अणु और आयन भी होता है, लेकिन आप अभियवीकरण वहाँ सिर्फ अणु और परमाणु लिखे हैं, आयन क्यों नहीं लिखे हैं? हाँ, अणु और परमाणु लिखे हैं, आयन क्यों नहीं लिखे हैं? बिल्कुल, अभियवीकरण आयन भी होता है। बच्चे एक बार बताओ, आयन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या ग्रहण कर लेता है तब बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब आयन का। अच्छा एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से द्रव्यमान संख्या प्रभावित होती है? द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती है। तो द्रव्यमान संख्या आयन में भी उतनी रहती है जितनी परमाणु की रहती है। इसलिए हमने यहाँ पे आयन नहीं लिखा, क्योंकि परमाणु भार जितना होगा उसका आयन का भी परमाणु भार उतना ही होगा। परंतु हम यहाँ पे आयन लिख देते हैं। तुमने यदि बोला है तो अणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया है, अणु या परमाणु या आयन। परंतु आयन, कोई भी चीज का जब आयन बनता है तो उसके परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन को हम भार में कभी लेते ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आयन नहीं लिखा था। ठीक है बेटा? यस सर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब।